नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा गति के नियम, लॉ ऑफ मोशंस। तो सबसे पहले जो है गति के नियम की बात करते हैं। तो हर बार की तरह जो हम बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, किन किन वैज्ञानिकों को इनको जो अध्ययन करने में जो है क्या क्या परिस्थितियाँ आई और उनको कैसे आज जो हमारे पास जो ये नियम हैं वो कैसे हमारे को मिले। ये सारी चीज़ें हम जो है गति के नियमों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। जैसा कि हमने जो गति के जब समीकरण किए थे तो उनको पढ़ने में किया था, तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। एक तो जब भी हम एक समान चाल की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग की बात करेंगे। और दूसरा क्या है कि जब भी हम एक समान वेग की बात करेंगे या असमान वेग की बात करेंगे, मतलब वेग में परिवर्तन की बात करेंगे, तो इसका मतलब त्वरण से होता है, एक्सेलरेशन से होता है। किससे होता है? एक्सेलरेशन से होता है। तो ये एक बार देख लेते हैं। गति के नियम, एक समान चाल, मतलब कि हम जब भी ये चीज़ पढ़ेंगे तो हम क्या समझेंगे कि वेग की बात कर रहा है, और असमान चाल की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है भाई? त्वरण की बात कर रहा है। किसकी? त्वरण की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ हम समझ लेते हैं पहले ही। एक मान लो कि ये 50 kg का कोई द्रव्यमान है, 50 kg का कोई द्रव्यमान है। तो एक बच्चा इसके ऊपर जो है बल लगाता है, और ये जो वस्तु है 50 kg की, ये अपनी स्थिति को नहीं बदलती है। इसका मतलब क्या है? जो ये बल लग रहा है, बच्चे ने जो बल लगाया है, और जो इसके ऊपर एक विपरीत दिशा में बल लग रहा है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, या जो वायु के द्वारा भी एक बल लगाया जाता है, तो वो बल क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संतुलित बल। क्या हो जाते हैं? संतुलित बल। तो ये वस्तु अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी जब तक कि इसके ऊपर संतुलित बल लगेगा। जैसे ही ये बल लगाएगा उतना ही बल जो है ये वस्तु जो है फ्रिक्शन के कारण या हवा के कारण दूसरी अपोजिट विपरीत दिशा में लगाएगी, जिससे कि ये अपनी स्थिति नहीं बदल पाती। अब मान लेते हैं ये बच्चा ज़्यादा बल लगा देता और ये अपनी वस्तु, ये जो वस्तु है ये अपनी स्थिति को बदल लेती है। मान लेते हैं ये यहाँ पे आ जाती है। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे ज़्यादा बल लग रहा है और ये बल क्या हो जाएगा? कम। इस बल को कहेंगे असंतुलित बल, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, इसको बोलेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल इसको कहेंगे। तो वस्तु की स्थिति में बदलाव के लिए हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इसको हम आगे जो चल के ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी, आज से मैं 384 BC से 222 BC की बात करूं, जहां पे अरस्तु नाम का एक जो है दार्शनिक होता था। उसने जो है गति के बारे में कुछ बातें बताई जो आगे चलकर सच तो नहीं हुई, लेकिन कई हज़ारों साल तक ही उनके पीछे हम चलते रहे। वो क्या कहते थे कि भाई इस संसार में हर वस्तु का एक प्राकृतिक स्थान है। क्या है? अपना प्राकृतिक स्थान रखती है। जैसे वो कहता था कि भाई भारी वस्तुएं हैं, वो क्या हो जाती हैं? भारी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर ठहरती हैं, भारी वस्तुएं, ठीक है। भारी वस्तुएं तो पृथ्वी के ऊपर होगी भाई, ठीक है। हल्की वस्तु क्या कहा उसने? जो वस्तु हल्की है वो क्या कहा कि भाई ये जो है आकाश में रहेंगे। क्या है? आकाश में, जैसे धूल होगी, हवाएं होगी, गैसें होगी, ये हमारी क्या है? आकाश में रहेंगे। और फिर बोला कि जो चांद या तारे हैं ये क्या होती हैं? स्वर्ग में रहती हैं, हीवन के अंदर रहती हैं। ये ऐसा कहता था, ठीक है। फिर इसने बताया कि भाई जो वो वस्तुएं जो चलती हैं, तो चलना उनकी जो है एक प्राकृतिक अवस्था नहीं है, विराम की अवस्था ही उनकी एक जो है नेचुरल स्टेट है। विराम की अवस्था किसकी?
विराम की अवस्था क्या कहा उसने भाई, प्राकृतिक अवस्था है। ये उनकी एक प्राकृतिक अवस्था है विराम की, ठीक है। तो इसने एक उदाहरण दिया कि भाई अगर मान लो कि हम कोई बाण जो है हवा में छोड़ते हैं, तो वो बाण जब आगे जाता है तो उसके लिए जो उसके पीछे जो हवा है वो बल लगा रही है। इसका मानना था कि किसी भी वस्तु को गतिमान रखने के लिए, ध्यान रखना भाई, किसी भी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए या समान वेग में बनाए रखने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, इसका ये मानना था। लेकिन जैसे जैसे जो समय बीतता गया, कुछ वैज्ञानिक आए जैसे कि गैलीलियो गैलीली है, न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, इन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ें इनके द्वारा कही गई लगभग 90% बातें जो हैं गलत थी, ठीक है, ओके। तो ये अरस्तु के नियम थे। आगे चल के गैलीलियो गैलीली आए 1564 के अंदर, 15 फरवरी 1564 को जन्मे, और उन्होंने जो है काफ़ी सारे बातों पर अध्ययन किया, जिसका हम आज जो है गति के नियम के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई गैलीलियो गैलीली ने क्या किया। इन्होंने देखा कि भाई एक अनंत तल लिया, इन्होंने क्या है, एक अनंत तल लिया, यहाँ पे एक कांच की गोली रखी, यहाँ पे एक कांच की गोली रखी इन्होंने, और देखा कि भाई जब ये ढलान से छोड़ते हैं तो ये गोली जो है नीचे की ओर बढ़ते हुए वेग के साथ चलती है, बढ़ता हुआ, इसकी जो वेग है वो बढ़ता चला गया। जैसे ही जैसे इसने जो ढलान है जो कम करी, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसने ढलान करी, फिर यहाँ पे करी, ठीक है, तो इसकी जो गति है गोली की वो कम होती चलेगी, गति क्या है, कम होती चलेगी। उसके बाद जब ये इसको अक्षतीज पर लेके आया, किस पे, अक्षतीज पे लेके आया, तो इसने देखा जो है कांच की गोली की गति बिल्कुल धीमी हो गई है, ठीक है। फिर इसने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, जितनी इस एक तरफ की ढलान है उतनी ही ढलान दूसरी तरफ भी इसने बना ली, ठीक है, सेम ऊंचाई, ठीक है। तो सेम फिर इसने दोबारा फिर पुनः इस गेंद को यहाँ से छोड़ा, इस गोले को यहाँ से छोड़ा, और पाया जैसे ये ऊपर चढ़ती है तो इसकी जो है गति धीमी हो जाती है। लेकिन जब मान लो कि इसने h ऊंचाई से ये गेंद छोड़ी, h ऊंचाई से छोड़ी, तो यहाँ दूसरी तरफ भी, दूसरे अनंत तल पे भी ये h ऊंचाई तक जाएगी। फिर बाद में फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया और इसकी ढलान क्या है ये कम करता गया, क्या है, इसकी ढलान जो है कम करता गया, ठीक है, और पाया कि भाई ये गोली समान ऊंचाई तक जाएगी। कब, जब इस तय को इसने आदर्श घर्षण रहित माना, आदर्श घर्षण रहित माना मतलब कि फ्रिक्शन लेस माना। तो ये ऐसी कंडीशन मान के चल रहा था कि जितनी ऊंचाई से हम इसको छोड़ेंगे उतनी ही ऊंचाई तक ये गेंद यहाँ पे जाएगी। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो इसने जो है दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी, क्या है, अधिक दूरी तय करनी पड़ी। और जब ये बिल्कुल समतल हो जाएगी, अक्षतीज पे चली जाएगी, तो जो गोली है, कांच की गोली है, अनंत निरंतर चलती रहेगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, ठीक है। इसका मतलब इस कांच की गोली की गति को बनाए रखने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो है गैलीलियो गैलीली ने बताया, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है इनके जैसे डेथ हुई तो न्यूटन आए, ब्रिटिश साइंटिस्ट, फिजिक्स, मैथमेटिशियन, जिनको हम फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने बताया इस मतलब ये अपनी जो है स्थिति को बनाए रखती है, इसका मतलब जो है इन्होंने इसको क्या बोला भी, जड़त्व। इस जड़त्व के सिद्धांत को न्यूटन ने आगे मॉडिफाई किया, इस जड़त्व के सिद्धांत को न्यूटन ने आगे मॉडिफाई किया। अब देखते हैं कि उसने क्या क्या मॉडिफाई किया, ठीक है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये यूँ कहता है कि वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान सरल रेखा में अपनी गति को एक समान रूप से बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। या यूँ कहें कि भाई कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, और कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है।
अब हम इसको मैंने बताया कि भाई अपनी अवस्था में बदलाव को वो रोक रही है, चेंज इन अपोजिशन कर रही है, किसमें? चेंज इन अपोजिशन इन स्टेट, ठीक है, ऑन स्टेट। तो अपनी वस्तु खुद की अवस्था में परिवर्तन को रोकना चाहती है, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो हमने क्या देखा भी यहाँ पे, ठीक है, हम किसी वस्तु पे, ये है कोई वस्तु, ये रखी है तो रखी रहेगी, चेंज नहीं होगी इसकी स्थिति में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व। कई बार हम इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसका भाई? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये जड़त्व का नियम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है हमारा विराम का जड़त्व। किसका भाई? विराम का जड़त्व। तो न्यूटन ने बताया कि भाई जैसे हम विराम का जड़त्व पढ़ेंगे, न्यूटन कहता था कि भाई इसके ऊपर जो नेट बल है वो क्या लगता है, जब वस्तु एक समान गति में चल रही है, एक समान वेग में चल रही है, तो 0 होता है। इसका मतलब कोई वस्तु है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, कोई यहाँ से लग रहा है, कोई, इन सभी बल का योग जब 0 होगा तो वस्तु अपनी स्थिति एक समान बनाए रखेगी, स्थिर में तो स्थिर में रहेगी। ये मतलब था उनका, ठीक है। इसका मतलब एक बार उसकी स्थिति को बदलने के लिए तो असंतुलित बल की जरूरत होती है, उसके बाद उसकी गति को बनाए रखने के लिए कोई भी बल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो विराम का जड़त्व पढ़ेंगे हम। विराम का मतलब अपनी विराम की अवस्था को वस्तु क्या है? बदलती नहीं है जब तक कि उसके ऊपर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये देखेंगे डेली लाइफ में देख रहे हैं हम। तो पहला इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि भाई घोड़ा अचानक चलता है या कोई भी वाहन अचानक चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं भाई? पीछे की तरफ जाते हैं, हमारा शरीर पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? विराम के जड़त्व के कारण हुआ, क्योंकि जो हम बॉडी का, शरीर का नीचे वाला हिस्सा होता है वो वस्तु के साथ में संपर्क में होता है, वो आगे चला जाता है, और हमारा ऊपर वाला जो शरीर होता है वो वस्तु के संपर्क में नहीं होता, वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। इस वजह से हम पीछे की ओर झुकते हैं, ठीक है। और भी ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई इसके, जैसे भी कंबल का झाड़ना, कंबल का झाड़ना, ठीक है। तो जैसे कि हम आते हैं भाई, धूल मिट्टी होती है तो हम क्या है, अपने कपड़ों हैं, कंबल है, उसको झाड़ते हैं। तो जब कंबल को झाड़ते हैं तो धूल के कण अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखते हैं और इस तरह वो कंबल से अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा देखेंगे, दैनिक जीवन में हमारे क्या यूज हैं। मान लो कि हम एक गिलास ले लेते हैं, उसके ऊपर कोई कांच का ताश का पत्ता रखते हैं और यहाँ पे एक कोई भी सिक्का रखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको उंगली के संपर्क से बिल्कुल तेज़ी से हटाएंगे तो ये ताश का पत्ता जो है आगे की ओर निकल जाएगा और ये सिक्का जो है गिलास की तली में चला जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? विराम के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो क्या है, जैसे मान लो कोई कांच की खिड़की है, उसमें कांच लगा हुआ है, ठीक है। हम बंदूक की गोली से उसके ऊपर निशाना साधते हैं, जो वो कांच टूटता है, ये कांच टूटता है तो जितना गोली का, बंदूक की गोली का साइज होता है सिर्फ उतना ही कांच टूटता है, बाकी का कांच नहीं टूटता, क्योंकि जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो यहाँ पे ग्लास के दूसरे हिस्से में, कांच के दूसरे हिस्से में फैल नहीं पाती, इस वजह से एक क्लीन होल बन जाता है। तो ये भी विराम के कारण हुआ, विराम के जड़त्व के कारण हुआ। और क्या है, पेड़ की डाली पे फल लगे हुए हैं, क्या है, पांचवा एग्जाम्पल हमारा क्या है, फलों का झड़ना, फलों का झड़ना। फलों का झड़ना,
क्या है, टहनी को जैसे हम पकड़ के जो है उसकी अवस्था में बदलाव करते हैं तो ये फल लगे जो होते हैं ये अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं और फल जो है टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके। जैसे कि हमने जो है अपने बेड पे चादर बिछाई होती है, उसके ऊपर कुछ जो हैं घर के जो हैं बर्तन रखे हुए हैं, तो जैसे हम चादर को पकड़ के एकदम झटका देते हैं तो वो क्या आते हैं, बर्तन जो बेड के ऊपर आ जाते हैं और जो है चादर निकल के हमारे हाथ में आ जाती है। आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है अपने घर पे नहीं करना है, क्या पता वो भी सारे बर्तन टूट जाएं। ठीक है, घर वालों की डांट आपको सहनी पड़ेगी। तो ये क्या है भाई, सारे ही विराम के जड़त्व के कारण होते हैं। वस्तु अपनी जगह को बदलने में असमर्थता दिखाती है और जहाँ पे बल लगता है सिर्फ वही वस्तु जो है हिल जाती है। ठीक है, अपनी जगह छोड़ देती है। और क्या एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड। तो जैसे ही कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें गोटियां रखते हैं बच्चे, एक के ऊपर एक गोटियां रखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे गोटियां रखते हैं, जहाँ पे भी वो निशाना लगाते हैं वही गोटी निकल जाती है और ये बाकी जो गोटियां हैं इसकी जगह ले लेती हैं। तो ये भी विराम के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गति का जड़त्व क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो देख लेते हैं क्या होता है, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, गति के जड़त्व में क्या होता है, वस्तु अपनी गति की अवस्था में बदलाव को रोकती है, उसको हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। इसके दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जब अचानक, जैसे हमने कहा था विराम का जड़त्व, जैसे घोड़ा कोई वाहन जो चल रहा है और वो एकदम से ब्रेक लगाता है तो हम क्या है, आगे की ओर जाते हैं। यही जो है गाड़ियों में, हर गाड़ियों में सीट बेल्ट क्यों दी होती है, इसी चीज़ से बचने के लिए, ताकि हम एकदम अचानक ब्रेक लगाएंगे, हमारा शरीर जो अपनी गति को बनाए रखने के लिए क्या करेगा भाई, आगे की ओर जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा। ठीक है, और हमारा जो है जो जैसे माथा है, सर है, जो है गाड़ी के जो है हिस्से से टकराएगा और हम घायल भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट में ऐसा तो होता है, एकदम गाड़ी बिल्कुल ज़्यादा स्पीड में होती है, तभी यूँ कहते हैं गाड़ी को लिमिट में चलाना चाहिए ताकि जो है इम्पैक्ट कम हो। तो गाड़ी के जो है आगे शीशे वगैरह से टकराएगा और हमें जो है नुकसान भी हो सकता है, घायल भी हो सकते हैं, जान का भी हो सकता है इसमें रिस्क। तो इस वजह से हम सीट बेल्ट लगाने की सलाह देते हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे हम बस है, चलती बस है, ट्रेन है, उससे कूदते हैं तो आगे की तरफ दौड़ते हैं। क्या है, आगे की तरफ दौड़ते हैं, आगे की तरफ। और दौड़ना, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो गति को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अगर एकदम से रुकेंगे तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे। तो गिरने से बचने के लिए हम कुछ दूरी तक ट्रेन के या बस के साथ में दौड़ते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो हम एथलेटिक्स से ले लेते हैं, खेलकूद से ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो है लंबी छलांग लगाने वाला खिलाड़ी, लंबी छलांग वाला खिलाड़ी दूर से दौड़ के आता है, वो क्या करता है, इस गति के जड़त्व को बनाए रखता है और ये उसको लंबी दूरी कूदने में सहायता करता है, लंबी छलांग लगाने में सहायता करता है। ठीक है, और ले लेते हैं एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जब आपने देखा होगा कई बार हम ट्रेन में बैठे हैं, कोई बच्चा ट्रेन में बैठा, वो अपनी गेंद को ऐसे उछालता है भाई। ठीक है, और गेंद जो है जब ट्रेन चल रही होती है कभी भी हमारे हाथ से आगे नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रेन जो है एक समान वेग से चलती है, एक समान गति से चलती है, तो जो गेंद है या पेन है या कोई खिलौना है वो भी जो है ट्रेन की गति को प्राप्त कर लेता है और हम भी ट्रेन की गति को प्राप्त किए हुए हैं। तो बार बार वो उछालने पर अपने ही या बच्चे के हाथ में गिरता है, वो कभी भी उससे आगे या पीछे नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये हमने गति के जड़त्व के बारे में पढ़ा। अब तीसरा जो नियम है वो है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इसका मतलब वस्तु अपनी दिशा को बनाए रखती है, उसमें परिवर्तन को रोकने की कोशिश करती है। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो यही है, बच्चों वाले ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो क्या करते हैं भैया, एक धागे से पत्थर को बांध लेते हैं और पत्थर को चारों ओर घुमाते हैं, तो पत्थर टूट के कहाँ गिरता है,
जिस दिशा में वृत्त के स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में, मतलब इस वृत्त से स्पर्श करती हुई दिशा में वो जाएगा, दूर जाके गिरेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे चाकू या कैंची की धार लगाते हैं, चाकू या कैंची की धार लगवाते हैं तो चिंगारियां जो हैं इसके पैरेलल दिशा में जाती हैं, कभी भी इधर उधर नहीं जाती हैं। ठीक है, थर्ड जो एग्जाम्पल है दिशा का जड़त्व, गाड़ी जब तीक्ष्ण मोड़ पे मुड़ती है, एकदम शार्प मोड़ पे मुड़ती है, तो हमारा शरीर भी बाहर की तरफ धकेला जाता है। ऐसा क्यों होता है? गाड़ी जब सीधे जाके एकदम टर्न लेती है तो हमारा जो शरीर है वो दिशा के जड़त्व को बनाए रखने की कोशिश करता है और हमारा शरीर बाहर की तरफ धकेला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे दिशा के जड़त्व के, गति के जड़त्व के। और क्या एग्जाम्पल है, जैसे साइकिल का पहिया चलता है भाई, साइकिल का पहिया चलता है, अगर मड गार्ड ना लगा हो तो यहाँ से कीचड़ आएगा और ये इसके स्पर्श करता हुआ जाएगा और यहाँ पे हमारी पीठ होती है तो कीचड़ जो है हमारी पीठ के ऊपर लग जाता है, तभी हम मड गार्ड का यूज़ करते हैं। तो मड गार्ड, मड मतलब कीचड़ और गार्ड मतलब रक्षा करने वाला, जो कीचड़ से रक्षा करता है। तो हम अपनी देसी भाषा में इसको जो है मुरगार्ड वगैरह बोल देते हैं, क्योंकि पुराने समय में अंग्रेज़ थे तो वो अपनी प्योर इंग्लिश बोलते थे, शुद्ध इंग्लिश बोलते थे, और हम जो है उसकी जो है एक अशुद्ध रूप बना लेते थे, तो हम उसको जो है मुरगार्ड बोलते थे। तो ये आज हमने गति का पहला नियम सीखा, कैसे जड़त्व होता है, कैसे जड़त्व कार्य करता है अपने दैनिक जीवन में। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम गति के दूसरे और तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं और उनका दैनिक जीवन में क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।